प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूर्वी समस्या के विषय में विचार विमर्श करेंगे। रूस में पीटर महान जैसे शासक के समय से ऐसे बंदरगाह की आवश्यकता को महसूस किया गया था जहां से रूसी जहाज वर्ष भर आते जाते रहें तथा रूसी व्यापार और संपर्क यूरोपीय राष्ट्रों से बना रहे। पीटर महान के 1682 से 1725 ईस्वी तक के शासनकाल के दौरान तुर्की साम्राज्य की पतनशील अवस्था में रूसी शासक इसी समस्या का स्थायी हल निकालना चाहते थे। रूस के इस उद्देश्य को इंग्लैंड पूरा नहीं होने देना चाहता था, अतः इन दोनों शक्तियों में जो परस्पर तनाव रहा उसने पूर्वी समस्या को एक नया आयाम दिया। रूस के पास केवल एक बंदरगाह था जिसे आर्चेंगल नाम से जाना जाता था। इसका उपयोग वर्ष में 5 महीने ही हो सकता था। शेष महीनों में वहाँ समुद्र बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता था। जब तुर्कों और ऑस्ट्रिया के साम्राज्यों का पतन हुआ तो रूस के प्रसार की महत्वाकांक्षा तीव्र हो गई। उधर इंग्लैंड अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था और नवोदित जर्मनी ऑस्ट्रिया के पतनशील साम्राज्य से रूस को किसी भी प्रकार का भौगोलिक लाभ देना उचित नहीं समझता था। विभिन्न प्रदेशों में रूस ने जिस प्रकार अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया उनमें ये प्रदेश सम्मिलित हैं। बेसारबिया जो तुर्की का अधीनस्थ क्षेत्र था, इसे 1812 में एक युद्ध के द्वारा तुर्की से रूस ने छीन लिया। सर्बिया, रूस के सहयोग से सर्बिया में 1812 में विद्रोह हुए ये लोग भी तुर्की के नियंत्रण से लगभग मुक्त हो गए। मोल्डाविया व वेलेशिया 1829 में सर्बिया की तरह ही डेन्यूब के मुहाने पर स्थित यह क्षेत्र इसमें रूम जाती रहती थी, अपने लिए तुर्की के नियंत्रण से मुक्त पृथक सरकार बनाने में सफल हो गया। यूनान जिस समय सर्बिया में राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय यूनान में भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी और वहाँ भी गुप्त क्रांतिकारी समितियों का गठन किया जाने लगा। अंततः 1826 में तुर्की को डेन्यूब से सेनाएं हटाने के लिए जार निकोलस चेतावनी दी, अतः उसने अक्टूबर 1827 में एकरमैन की उपसंधि के द्वारा रूस की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। 20 अक्टूबर 1827 को ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के बीच संधि हुई और जिसके साथ तीनों राज्यों ने इसी आशय का एक प्रपत्र सुल्तान महमूद द्वितीय को पेश किया। इसके साथ ही तुर्की की नौसेना के जहाज़ों को नेवारनों की खाड़ी से न निकलने के आदेश दिए। लंदन की यह संधि नेवारनों के युद्ध के पश्चात हुई थी। 20 सितंबर 1827 को यूनानी नौसेना के दस्ते ने तुर्की नौसेना की टुकड़ी पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। इसका प्रतिरोध देने के लिए तीनों राज्यों की नौसेना ने नेवारनों की खाड़ी में प्रवेश कर तुर्की के प्रतिनिधि सैन्य अफसर इब्राहिम की नौसेना पर आक्रमण कर दिया और मिस्र और तुर्की का संयुक्त जहाजी बेड़ा पूर्ण नष्ट कर दिया गया। यह युद्ध 20 अक्टूबर 1827 को हुआ था। इसके पश्चात लंदन की संधि हुई। इसकी यूरोप में बड़ी आलोचना हुई। इंग्लैंड के लिए माना गया कि उसने रूस को कूटनीतिक विजय दिलवा दी। सुल्तान ने एकरमैन की संधि को समाप्त कर दिया, रूस के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। मई 1828 में रूस ने तुर्की विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और रूसी सेना तुर्की में प्रवेश कर गई। इंग्लैंड रूस के आक्रमण से चिंतित था। जुलाई 1828 में लंदन में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें फ्रांस पर मोरिया से मोहम्मद अली की सेनाएं हटाने का दायित्व सौंपा गया। सितंबर 1829 में सुल्तान महमूद द्वितीय को बाध्य होकर एड्रियानोपल की संधि करनी पड़ी, क्योंकि रूस की सेनाओं ने एड्रियानोपल पर अधिकार कर लिया था। फरवरी 1830 में लंदन में एक नवीन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार यूनान की स्वतंत्रता की घोषणा की जानी थी। 1827 में यूनान के नेताओं ने गणतंत्र की घोषणा की थी और कैपोडिस्ट्रियास को अपना राष्ट्रपति बनाया था। वह 1831 तक यूनान का राष्ट्रपति बना रहा। मोहम्मद अली तुर्की के अधीन मिस्र का पाशा था और मूलतः अल्बानिया का निवासी था। सुल्तान महमूद द्वारा
यूरोपीय शक्तियों से मदद मांगे जाने पर केवल रूस ने ही मदद दी। रूस का यह मदद देने का उद्देश्य कुस्तुंतनिया, बोस्फोरस आदि क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना था। अप्रैल 1833 में तुर्की के सुल्तान ने सीरिया, दमिश्क, अलेप्पो और अदन के बंदरगाह पर महमूद मलिक का अधिकार स्वीकार कर लिया और अंकियार किले से की संधि जुलाई 1833 में रूस के साथ हुई। इसमें तुर्की ने वचन दिया कि भविष्य में लड़ाई हुई तो रूस के युद्धपोत काले सागर में प्रवेश कर सकेंगे। युद्ध के समय डार्डेनेलीस के बंदरगाह में रूस के युद्धपोतों को काले सागर की ओर वह सुरक्षा प्रदान करेगा। आवश्यकता पड़ने पर रूस तुर्की को सैनिक सहायता प्रदान करेगा। एक तरह से संधि ने ऑटोमन साम्राज्य पर रूस का प्रभाव स्पष्ट कर दिया। लेकिन बाद में एक नाटकीय मोड़ उस समय देखने में आया जब इंग्लैंड और फ्रांस ने बेसिका की खाड़ी में अपने युद्धपोतों को तैयार रहने के लिए आदेश दे दिए। 15 जुलाई 1840 को लंदन में एक उपसंधि हुई। इसके अनुसार महमद अली को मिस्र का वंशगत पाशा मान लिया गया। जुलाई 1841 में लंदन में एक अन्य संधि की गई। इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस तथा प्रशा के साथ फ्रांस को भी आमंत्रित किया गया। इनमें महमद अली को तुर्की का अधीन मिस्र का पाशा मानने के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि डार्डेनेलीस और बॉस्फोरस में किसी भी राज्य के युद्धपोत को आज्ञा नहीं होगी। ये सब घटनाक्रम एक नए युद्ध की ओर यूरोप को ले जा रहा था। अंततः तुर्की के सेनाध्यक्ष उमर पाशा ने रूस को चेतावनी दी कि वह तुरंत के क्षेत्र को खाली कर दे। 30 नवंबर 1853 को रूसी सेना ने तुर्की के जहाजी बेड़े को साइनोप स्थान पर डुबो दिया। इंग्लैंड इस प्रकार की घटना के विरोध में युद्ध के लिए तत्पर हो गया। उसने निर्णय लेकर युद्ध के लिए जहाजी बेड़ा तुर्की भेज दिया। फ्रांस तथा सार्डिनिया ने इंग्लैंड तथा तुर्की का साथ देने की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया इस युद्ध में तटस्थ रहा। प्रशा द्वारा भी यही कदम उठाया गया। यह युद्ध क्रीमिया के युद्ध के नाम से विख्यात है। युद्ध के बीच में ही विजयी होने के बावजूद रूसी सर्दी व भुखमरी ने इंग्लैंड की सेनाओं का मनोबल तोड़ दिया। इस बीच रूसी शासक निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई और सेबास्टोपोल का 9 सितंबर 1855 को 349 दिन के घेरे के बाद पतन हो गया। नवंबर 1855 में फारस का भी पतन हो गया। पेरिस में शांति वार्ता आरंभ हुई। इसके परिणामस्वरूप 1856 में पेरिस की संधि हुई। इसके अनुसार तुर्की की स्वतंत्रता व प्रभुसत्ता सभी यूरोपीय शक्तियों ने स्वीकार की। तुर्की को यूरोपीय संगठन का सदस्य माना गया। यूरोप के राष्ट्रों ने आपस में तय किया कि डार्डेनेलीज के जल लघु मध्य को शांति के समय सभी देशों के व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा। डेनुब नदी के प्रयोग को सभी देशों के लिए स्वीकृत कर लिया गया। इस पर 1815 में हुए समझौते का नवीनीकरण किया गया। मोल्डेविया और वेलेशिया को तुर्की का अधीन मान लिया गया। रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। सर्बिया की सुरक्षा की गारंटी सभी राज्यों ने प्रदान की। कार्स तुर्की को, क्रीमिया रूस को लौटा दिए गए। इस प्रकार इस संधि पर इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और पीडमोंट, सार्डिनिया ने हस्ताक्षर किए। क्रीमिया के युद्ध के बड़ी दूरगामी परिणाम देखने में आए। कुल मिलाकर लगभग 5 लाख सैनिक युद्ध या अन्य कारणों से मारे गए। रूस और तुर्की पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। रूस का पश्चिम और दक्षिण की ओर विस्तार रुक गया। बेसरबिया का कृषि प्रधान क्षेत्र रूस को खाली करना पड़ा। तुर्की को नया जीवन प्रदान किया गया। यूरोपीय देशों ने उसकी स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने की गारंटी दी। इंग्लैंड क्रीमिया के युद्ध में विजयी हुआ था। इंग्लैंड को लगभग 32,000 सैनिकों से वंचित होना पड़ा। नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की खोई हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को फिर पुनः स्थापित किया। ऑस्ट्रिया इस युद्ध में तटस्थ रहा। ऑस्ट्रिया ने रूस को मोल्डेविया, वेलेशिया से सेना हटाने के लिए कहा। प्रशा भी ऑस्ट्रिया से पूर्ण रूप से तटस्थ रहा। रूस और प्रशा में फलतः मित्रता बनी रही। जर्मनी के एकीकरण के प्रयास के दौरान भी रूस का मौन समर्थन प्रशा की तरफ था। क्रीमिया के युद्ध का महत्व यह था कि इससे इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहा गया है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली के स्वतंत्रता पंकज का उदय हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के सहयोग से सर्बिया अपने किले तुर्की के नियंत्रण से मुक्त करने में सफल हो गया। उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। बुल्गारिया के लोगों ने तुर्की के सुल्तान से अपने लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कर लिया। रूस में इसकी प्रतिक्रिया जनहितकारी सिद्ध हुई। जार अलेक्जेंडर को अनेक सुधार करने पड़े। पूर्वी समस्या के अगले चरण के अंतर्गत हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।